गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारत के भौतिक स्वरूप का। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से हमने भारत के भागों को 6 प्रमुख भागों में बांटा था, जिसके तहत हमने कुछ बिंदुओं का कुछ भागों का वर्णन के बारे में बातचीत कर ली, चर्चा कर ली। अब हमारा जो बिंदु चल रहा है वो चल रहा है तटीय मैदान का, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बिंदुओं की चर्चा की थी और कुछ बिंदु जो सेंस रह गए थे तटीय मैदान की, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में आप तैयारी करते रहें प्रॉपर, ताकि आपकी तैयारी भी क्या है अच्छी तरीके से होती रहे। और अच्छी तरीके से तैयारी होने के कारण क्या है कि जब दौरान अब करोगे जब स्टडी का, तो उस टाइम आपकी समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी और नोट्स भी प्रॉपर सही तरीके से आप तैयारी करते रहें। तो तटीय मैदान के बारे में कुछ बिंदु जो अपने रह गए थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि संकीर्ण मैदान के कितने भाग बताए गए हैं। ध्यान रखना, तो संकीर्ण भाग है उसके प्रमुख रूप से 3 भाग बताए गए हैं। कितने भाग बताए गए हैं? संकीर्ण भाग के 3 भाग बताए गए हैं। जो भाग आता है इसका वो आता है तट के उत्तरी भाग को। अब जो तट का उत्तरी भाग है उसको किस नाम से प्रमुखता जाना जाता है या किस नाम से प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहा है? तो ध्यान रखना कि जो तट का उत्तरी भाग है उसको कोंकण तट कहा जाता है। उसको कौन सा तट कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। अब बात आती है कि कोंकण तट है ये प्रमुख रूप से किस प्रकार से क्षेत्र में प्रमुख रूप से फैला हुआ है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो महाराष्ट्र का जो तटीय मैदान है वहां पे इसका विस्तार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने बात की, तट का उत्तरी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रमुख रूप से कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार प्रमुख रूप से कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र के तटीय मैदान के रूप में इसका विस्तार प्रमुख देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे कि मध्य भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? यह मध्य भाग है यानी बीच का जो भाग है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कन्नड़ का मैदान कहा जाता है, इसके नाम से प्रसिद्ध है। बात आती है कि जो दक्षिण का भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण के भाग को मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिण के भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और ये प्रमुख रूप से किस तरह से संबंधित है? केरल के तटीय मैदान को कहा जाता है। केरल के तटीय मैदान को कहा जाता है। इस प्रकार संकीर्ण भाग को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा है अपना? तट का उत्तरी भाग आया, दूसरा मध्य भाग आया और तीसरा दक्षिण का भाग आया। ये तीनों भाग है, इनकी विशेषताएं और इनके नाम विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिसके कारण प्रसिद्ध हैं। हम बात करते हैं आगे कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है उसकी आकृति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है? तो प्रमुख रूप से जो इसकी स्थिति है, इसकी आकृति है प्रमुख रूप से ये चौड़ा और समतल मैदान है। कैसा मैदान है ये? चौड़ा व समतल मैदान है। कौन सा? जो बंगाल की खाड़ी का विस्तृत मैदान है वो कैसी आकृति का है? चौड़ा और समतल मैदान है। बात आती है कि उत्तर का जो भाग है इसे कहा जाता है, उत्तर का जो भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रमुख रूप से उत्तरी सरकार के रूप में। किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से इसके भाग को प्रमुखतः जाना जाता है। बात आती है कि दक्षिणी भाग को जाना जाता है। दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किस भाग को? दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इन प्रकार से इसकी विशेष नाम होने के कारण इसका विशेष परिदृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बात आती है कि जो ये तटीय मैदान है इसकी बड़ी नदियां इस क्षेत्र की कौन कौन सी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि जो इसकी नदियां हैं बड़ी, ये कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इसकी बड़ी नदियां कौन कौन सी? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये तटीय मैदान के जो इस क्षेत्र की प्रमुख रूप से प्रमुख नदियां बताई गई है। बात आती है आगे कि ये नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये इस नदियों के द्वारा किसका निर्माण विशेष रूप से होता है? डेल्टा का निर्माण है वो विशेष रूप से होता है। बात आती है कि पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? पूर्वी तट का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? वो है प्रमुख रूप से चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील है। ये पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण लक्षण या विशेषता कही जा सकती है। किसको? चिल्का झील को। बात आती है कि चिल्का झील है वो किस प्रकार की झील है? तो ध्यान रखना, चिल्का झील खारे पानी की झील है। किसकी झील है? खारे पानी की झील है। और इसके साथ ये भारत की सबसे बड़ी झील भी कह सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील भी हम चिल्का झील को कह सकते हैं। इसके साथ ही इसमें पानी है वो मीठा पाया जाता है या खारा पाया जाता है। ध्यान रखना, खारा पानी है वो चिल्का झील में प्रमुखतः पाया जाता है।
बात आती है कि ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओडिशा में महानदी है वो डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। क्या स्थित है? चिल्का झील। क्या स्थित है? चिल्का झील है वो ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में प्रमुख रूप से स्थित है। क्या स्थित है? चिल्का झील है वो यहाँ पे स्थित है। बात आती है कि डेल्टा क्या है। डेल्टा है वो क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार से नदियों से इसका संबंध है, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिज्याभुकार आकृति होती है। यह नदी के द्वारा जो बहाकर लाए गए निक्षेपण है उसके द्वारा जो त्रिज्याभुकार जो आकृति बनती है, त्रिभुजाकार जो आकृति बनती है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रमुख रूप से डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, इसके निक्षेपण के द्वारा जिन आकृति को निर्माण होता है उन्हें त्रिभुजाकार आकृति कहा जाता है। यानी प्रमुख रूप से जो ये आकृतियां बनती है, तीन कोणों के सहयोग से इनका निर्माण होता है, जिस कारण इनको क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार आकृतियां कहा जाता है। बात आती है कि जब नदी सागर अथवा झील में प्रवेश करती है, कि जब ये नदियां हैं ये कहाँ प्रवेश करती है? प्रमुख रूप से सागर या झील में जब प्रवेश करती है, अंदर इनके समाहित हो जाती है, तो उसके बाद अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मुहाने पर बड़ी मात्रा में जब इनका वेग कम हो जाता है, इनकी गति कम हो जाती है, तो जिसके कारण क्या है कि रेत और गाद का जमाव होने लगता है। जब इनकी गति धीरे पड़ने लग जाती है, मध्यम पड़ने लग जाती है, कम पड़ने लग जाती है, तो उसके कारण क्या जमा हो जाता है? प्रमुख रूप से रेत और गाद का जमाव यानी इकट्ठा होने लग जाता है। उसके बाद क्या है कि प्रमुख रूप से किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। एक प्रकार से हम कहा जाए तो नदियों के द्वारा बाद में जो ये पानी है कहाँ जाके मिलता है? झील और सागर में मिलता है। और उसमें मिलने के बाद में क्या है कि इसकी जो गति है वो मध्यम पड़ जाती है, निम्न पड़ जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि रेत और गाद का जो जमाव है वो धीरे धीरे होने लग जाता है, जिस कारण प्रमुखतः क्या होता है? किसका निर्माण होता है? प्रमुखतः डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार की आकृति का होता है? इसकी जो आकृति होती है वो तीन कोणों के समान होती है। कितने कोणों के समान होती है? तीन कोणों के समान होती है, जिस कारण इसको त्रिभुजाकार आकृति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये जो डेल्टा है ये नदियों के निक्षेपण से बना है। निक्षेपण यानी जब ये समतल भूमि के और आगे बढ़ते जाते हैं तो इनकी गति क्या है? कम हो जाती है, और कम होने के कारण क्या है कि पानी के साथ क्या बहती है? मिट्टी और गाद इकट्ठी हो जाती है, और जमने के कारण क्या है? विभिन्न आकृतियों का रूप ले लेते हैं, और विभिन्न आकृतियों का रूप लेने के कारण क्या है? इनको डेल्टा प्रमुख रूप से कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसके भौतिक से भाग की। हमारा जो पीछे वाला जो पॉइंट है वो तटीय मैदान है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम भौतिक विभाग के आधार पे आगे का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हमारा जो बिंदु है वो है द्वीप समूह है। एक प्रकार से हम कहा जाए तो भारत में विभिन्न आकृतियाँ पाई जाती है। विभिन्न आकृतियाँ पाई जाने के कारण क्या विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। इसमें से एक जो समूह है, एक जो भाग है वो द्वीप समूह का आता है। कौन सा भाग आता है? द्वीप समूह का आता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भारत का मुख्य स्थल भाग है वो कैसा है? क्या वो छोटा है, बड़ा है, किस प्रकार का है? तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से भारत का जो मुख्य स्थल भाग है, स्थल यानी स्थल की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, और इसका जो स्तर है, इसका जो विस्तार है वो छोटा है, कम है, बड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। तो अत्यधिक विशाल है। भारत का जो मुख्य स्थल है उसका जो स्तर है काफी विशाल है, काफी बड़ा है, काफी विस्तृत रूप से ये फैला हुआ है। बात आती है कि भारत में 2 द्वीपों का समूह स्थित है। प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो भारत में कितने द्वीपों का समूह है जिसके तहत भारत है उसका क्षेत्र है वो घिरा हुआ है या उसके आसपास है, प्रमुख रूप से द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो प्रमुख रूप से बात कही जाए तो भारत में 2 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 2 द्वीपों से मिलके भारत के जो दोनों तरफ है वो 2 द्वीप समूह प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है कि ये द्वीप समूह प्रमुख रूप से 2 कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं एक साइड है वो द्वीप समूह अपने पाया जाता है, और दूसरी तरफ भी भारत के क्या है कि द्वीप समूह पाया जाता है। अब ये द्वीप समूह कौन कौन से, इनके नाम कौन कौन से, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के क्या है लेफ्ट और राइट में पाए जाते हैं। एक प्रकार से कहाँ पाए जाते हैं? इसके उत्तर में और दक्षिण में। कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं? प्रमुख रूप से
लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये दो द्वीप समूह भारत के क्या है कि उत्तर और दक्षिण में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात आती है इसके बाद में कि केरल तट के पश्चिम में इनके छोटे छोटे द्वीप है। केरल तट के पश्चिम की हम बात करें तो इसके छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं वो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा क्या है कि बड़े द्वीप समूहों का निर्माण होता है। बड़ा द्वीप समूह है इसके द्वारा बनता है। बात आती है कि छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं को कहते हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह है जब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे किस द्वीप समूह का प्रमुख रूप से निर्माण होता है। तो प्रमुख रूप से क्या है कि लक्षद्वीप है वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों के संगठन से बना हुआ है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि छोटे छोटे द्वीपों से मिलके कौन सा द्वीप समूह बना है। तो ध्यान रखना जो लक्षद्वीप समूह है वो क्या है कि छोटे छोटे द्वीपों से प्रमुख रूप से मिलके बना है। बात आती है कि द्वीपों की उत्पत्ति का आधार क्या है। द्वीपों की जो उत्पत्ति है उसका निर्माण है तो इसका आधार क्या है। तो स्थानीय जो स्थितियां होती है, स्थानीय जो भौगोलिक स्थितियां होती है, जिन कारण क्या है कि इन छोटे छोटे द्वीप समूहों को क्या है कि निर्माण होता है और जब बड़ा रूप लेते हैं तो ये अपने आप को परिवर्तित स्वरूप के कारण एक नया रूप इनको मिल जाता है, नई आकृति इनको मिल जाती है। तो प्रमुख रूप से क्या है कि द्वीपों की जो उत्पत्ति का आधार क्या होता है, स्थानीय जो स्थितियां हैं, स्थानीय जो भौगोलिक स्थितियां हैं, इसके प्रमुख रूप से इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख रूप से होती है। बात आती है कि द्वीपों का समूह है वो छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। द्वीपों का जो समूह है वो किससे बना है। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से ये जो छोटे प्रवाल द्वीप है उनके द्वारा क्या है कि छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप समूह प्रमुख रूप से बना हुआ होता है। बात आती है कि पहले इन द्वीप समूह के क्या नाम थे। पहले ये जो द्वीप है जो वर्तमान में है इनको किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से प्रसिद्ध है, या सामान्य बोलचाल में इनको किस नाम से क्या है कि लोगों के ध्यान में ये थे। तो प्रमुख रूप से पहले इनके जो नाम थे वो थे लकाद्वीप, मेनिकाय, एमिन द्वीप। ये प्रमुख रूप से क्या है कि इस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है प्रमुख रूप से लकाद्वीप, मेनिकाय और एमिन द्वीप नाम से प्रमुख रूप से क्या है कि वर्तमान के जो ये द्वीप समूह है ये पहले इस नाम से प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। बात आती है कि 1973 में इनका नाम क्या रखा गया। जो पहले इनका नाम था और इनका परिवर्तित नाम है कब किया गया 1973 में, 1973 में इनका नाम बदल दिया गया। और नाम बदलने के बाद में इन द्वीप समूह का क्या नाम रखा गया प्रमुख रूप से, इनका नाम रखा गया लक्षद्वीप। क्या नाम रखा गया। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका परिवर्तित नाम कब किया गया। ये परिवर्तित नाम है वो करने के बाद में इसका नाम क्या रखा गया। तो 1973 में इनका नाम परिवर्तित किया गया और परिवर्तित नाम है वो क्या रखा गया, लक्षद्वीप है वो इसका परिवर्तित नाम रखा गया। अब बात आती है कि ये जो द्वीप समूह है इसका विस्तार है प्रमुख रूप से कितने क्षेत्र में देखने को मिलता है, कितने किलोमीटर क्षेत्र में इन द्वीप समूह का विस्तार है वो पाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा प्रमुख रूप से करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि इसका विस्तार है वो कितने किलोमीटर क्षेत्र में है। ध्यान रखना 32 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है कि इस द्वीप समूह का विस्तार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर क्षेत्र है इसका विस्तार है। ये इतनी दूर में प्रमुख रूप से फैले हुए हैं और अपना विशाल रूप ये लिए हुए हैं। बात आती है कि लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, जो लक्षद्वीप है उसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो प्रमुख रूप से कहाँ है। प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब हो गया कि इससे संबंधित जो भी कार्य हैं प्रमुख रूप से कहाँ किए जाते हैं। इससे संबंधित जो अन्य जो कार्य करने हैं, अन्य जो योजनाएं बनानी है, अन्य यहाँ की जो अन्य डेवलपमेंट करना है उसका मुख्यालय प्रमुख रूप से कहाँ है। तो प्रमुख रूप से का मुख्यालय है वो कावारत्ती द्वीप में है। कहाँ पे है, कावारत्ती द्वीप में क्या है कि लक्षद्वीप का प्रमुख रूप से क्या है प्रशासनिक मुख्यालय बताया गया है। जिसके कारण लक्षद्वीप समूह पे वहाँ पे प्रमुख रूप से क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ पे है, किस प्रकार के अन्य जो पेड़ पौधे हैं या अन्य जो योजनाएं वहाँ बनानी हैं, तो उस क्षेत्र की स्थिति के बारे में प्रमुख रूप से जो कार्य किया जाता है वो इसे प्रशासनिक मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ है प्रमुख रूप से, कावारत्ती द्वीप है वहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है पादप जंतुओं के बहुत प्रकार यहाँ मिलते हैं। हम देखते हैं कि ये जो द्वीप समूह होते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के क्या है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पादप है वो देखने को मिलती है। और मिलने कारण क्या है कि बहुत सारी विविधताएं के अंदर देखने को मिलते हैं। कई लाभदायक औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये प्रमुख रूप से इन द्वीप समूह पर देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो क्या है कि इन द्वीप समूहों का प्रमुख रूप से हर प्रकार की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और प्रमुख रूप से कहा जाए तो पादप और जंतुओं की बहुत सारी विविधताएं यहाँ प्रमुख रूप से इन द्वीप समूह में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।